जय हिंद दोस्तों। कई छात्र छात्राओं ने लगातार हमको कॉल कर रहे हैं कि सर क्रॉप्स के बारे में बताइए, फसलों के बारे में बताइए सर। तो आज हम क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कई बार जो है सिंचाई पढ़ाई, सीड पढ़ाई, मतलब कई हमने जो है धीरे धीरे हम चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं। तो आज हम जो है क्रॉप्स हमने जो है फसल स्टार्ट कर दी है। तो पहले हम खरीफ की क्रॉप से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले खरीफ में पहली क्रॉप्स ली है हमने वह मूंग की खेती। मूंग की खेती क्या है, इसकी कब बुआई करते हैं, कब सिंचाई करते हैं, मतलब सारी की सारी प्रोसेस इस खेती में हम समझते हैं मतलब विस्तार पूर्वक इसको हम अध्ययन करते हैं। तो जब भी खेती की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो है आप किस फसल की स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, मतलब इसमें लिखा है कि हम मूंग की खेती। तो सबसे पहले आता है मूंग की खेती में वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले आता है साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम इसका वैज्ञानिक नाम है बिगना मुंगो, नहीं सॉरी बिगना रेडिएटा। तो है बिगना रेडिएटा, हिंदी में भी इसको बिगना रेडिएटा ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी बिगना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा फैमिली है फेबेसी। और नंबर तीसरे में पूछा गया है क्रोमोसोम नंबर, मतलब उसके क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हर किसी के भी अलग अलग फसलों के अलग अलग क्रोमोसोम संख्या होती है, अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो वो एक क्रोमोसोम जो नंबर जैसे इंसान के भी है तो होमोसेपियंस का क्या नाम है इंसान का, वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। तो इसमें भी मतलब हर प्रकार की फसलों में जो भी प्रकार की फसल हो, चाहे वो खरीफ हो, रबी हो, जायद हो या बागवानी फसल हो, तो सब में जो है क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम अधिकतर पूछते हैं। तो इसमें मूंग की खेती में कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 24 से 22 से 24 के जो है बीच में इनमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। थर्ड हमारा ओराइजन का मतलब होता है जन्म स्थान, या अपने देश की क्रॉप से या कहीं दूसरे देश में की है, जो है कहाँ पर इसका उत्पादन होगा, कहाँ पे ये इसका जो है जन्म हुआ, कहाँ से ये फसल हम करते आ रहे हैं। तो सारी की सारी प्रोसेस इसमें ओराइजन है। तो ओराइजन में इंडिया, तो खासकर जो मूंग की खेती है वो जो है इसका जो उत्पादन भी और इसका जन्म स्थान दोनों इंडिया में ही है, भारत में कुछ अलग अलग, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है। लगभग कुछ राज्यों में जैसे दक्षिण में महाराष्ट्र भी है, केरल तमिलनाडु की तरफ है, और मध्य में भी है, पूर्वांचल साइड में भी कुछ राज्यों में जैसे यूपी है, एमपी है, यहाँ जो है आसपास राज्यों में इसकी खेती मतलब ज्यादातर की जाती है। इसका सब फिर आता है इसका महत्व। जब जैसे ही ये हो जाए, जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, मतलब बगैर इसके अगर आप लिखते हैं या कोई पूछता है तो बगैर इसके जो है हम खेती मानी ही नहीं जाएगी, मतलब कोई मतलब उसको हम विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूंग की खेती में आप देख रहे होंगे कि उसका क्या है, सबसे पहले साइंटिफिक नेम है, दूसरा है फैमिली, तीसरा है क्रोमोसोम, चौथा है ओराइजन, लास्ट में आता है आपका इसका महत्व। इस फसल का महत्व क्या है, हम क्या उगाते हैं, किस काम के लिए हम इसको उगाते हैं। तो आप जानते होंगे मूंग के फसल में, जैसे ही मूंग की फसल हम लेते हैं तो इसका मार्केट वैल्यू भी अधिक है, और मार्केट में जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। वैसे इसमें कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, देख पा रहे होंगे कि भारत में जो है, भारत की क्या है, भारत की लोकप्रिय दालों में से एक है मूंग की नमकीन, पापड़ इत्यादि वगैरह, और भी घर में जो है मंगोड़ी वगैरह भी, मतलब कई पकवान भी इससे बनाए जाते हैं। भारत में ऐसा कौन सा गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पे चिप्स ना बिकती हो या मूंग की दाल ना बिकती हो, या देख रहे 5-5 रुपए के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं, वो जो है हर मोहल्ले में, हर गली में, गाँवों में भी वो जो है वहाँ पर उसकी बिक्री होती है। तो आएगा कहाँ से, है तो मूंग की दाल ना, फिर वो कंपनियों में जाते हैं, कंपनियों के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं। अगला नंबर है क्षेत्रफल। लगभग भारत के अधिकतर राज्यों में जो है इसकी खेती की जाती है। इसमें भी लिखा गया है कि मूंग की खेती अधिकतर भारत में ही की जाती है, और कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत जहाँ पर
50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के जो जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है तो वहां पर इसकी खेती बहुत अच्छी तरीके से और सघनतापूर्वक हम इसकी खेती उगाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मूंग की खेती में मतलब मेन पॉइंट है, अगर कोई परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही बनते हैं कि आपकी इसकी कौन सी फैमिली है, तो आप बताएंगे फैबेसी की। अगर क्रोमोसोम नंबर बताएंगे तो 2n बराबर 24, घट बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा क्रोमोसोम नंबर 22 से 24 के बीच में आप लगा रहे हैं, मतलब 30 या 35, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा होराइजन। अब इंडिया हो सकता है, इंडिया है, आप लगा रहे चाइना या पाकिस्तान, तो वो अलग गलत हो जाएगा। तो जे किसी भी कोई सी भी फसल है, लगभग बहुत सी ऐसी सैकड़ों फसलें हैं, लगभग बहुत ऐसी फसलें हैं, खरीफ में भी है, रबी में भी, मतलब हर प्रकार की क्रॉप्स है, फसलें हैं, लेकिन सब में टॉपिक यही रहेगा, जो हमारा मेन चैप्टर रहेगा, मेन पॉइंट रहेगा, वो यही है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आप समझ गए इसको, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पेज पर। सबसे पहले इसके बाद जो अपना पिछले में हम पढ़ा दिए थे, उसका जो वानस्पतिक वर्गीकरण होता है वो नेक्स्ट में आता है। तो इसकी तैयारी, जब कोई सी भी फसल हम बोने से पहले आप देख रहे होंगे खेती की तैयारी करते हैं। बगैर खेती की तैयारी तो हम बो भी नहीं सकते, चाहे खरीफ हो, रबी हो, जायद हो, या हम बागवानी वाली भी फसलें हो, फिर भी हम, तो सबसे पहले आता है इसमें सॉइल टेस्टिंग। पहले तो हम उसकी मृदा की जो है जांच करा लें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि खरीफ में हम कौन सी फसल बोएं ताकि इसका उत्पादन देखने को अच्छा मिले, या हम रबी की फसल बोएं तो हमें कौन सी ऐसी फसल बोएं कि हमें उसका उत्पादन देखने को अच्छा मिल जाएगा। तो चाहे जायद की भी फसल हो, मतलब कोई सी भी अगर आप फसल बो रहे हैं तो फसल बोने से पहले, जैसे कि हम धान उगाना चाहिए 3 और 4 में, 3 से लेकर के 5 के बीच में जिसका पीएच मान है उसमें धान उगाना चाहिए। अब आपकी मिट्टी का पीएच मान है 8-9, तो वहां पर थोड़ी ना धान होगा, नहीं हो पाएगा। तो बहुत जब भी हम फसल बो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं, ताकि उसमें हानिकारक और लाभदायक जो भी उसमें या कीड़े हैं या मिट्टी की उर्वरक शक्ति नहीं है, मतलब अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, उसका पता चल जाता है। उसी के स्तर से ही हम फसलों को बोते हैं। तो भूमि की तैयारी के लिए जैसे ही हम इसकी खेती की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें मतलब मिट्टी पलट हल से या किसी कल्टीवेटर से, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी जुताई करनी है। मतलब प्लाव से हम कर सकते हैं, आजकल ट्रैक्टर के माध्यम से हम प्लाव से ही करते हैं अधिकतर। तो 15 से 20 सेंटीमीटर जिसकी गहराई हो, 1 से 1.5 फीट के अंतराल में आता है, तो हम उससे 1 या 2 बार इसकी हम जुताई करते हैं। मिनिमम 1 बार ही काफी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद 1 बार हम जुताई करके दूसरी बार 1 या 2 बार, 2 या 3 बार लगाम क्या करते हैं, कल्टीवेटर से या बखर से चला करके उसको हम मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, हम पहली बार में प्लाव चलाते हैं तो ढेले बन जाते हैं, और दूसरी या तीसरी बार हम किसी कल्टीवेटर से या बखर से या मतलब किसी फाल से हम उसको मिट्टी को प्लेन या समतल करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं कि हम अपनी खेती के लिए तैयार कर रहे हैं खेत को। और लास्ट में आप देख रहे हो जहां पर बखराई होती है तो कल्टीवेटर से लास्ट में हम पाटा लगा करके उसको छोड़ देते हैं। अब हमारी खेती बुआई के लिए तैयार है। नेक्स्ट है हमारा मूंग की उन्नतशील प्रजाति। अब आप देख रहे होंगे किसी एक फसल की अधिकतर, मतलब ज्यादा नहीं तो 50 या एक फसल की सैकड़ों ऐसी प्रजातियां हैं कि अगेती भी है, पछेती भी है, और मतलब फिक्स समय पर भी है कि हम राइट समय अपनी बुआई कर रहे हैं तो उसका उत्पादन देखने को अलग मिलेगा। हो सकता है कि हम लेट फसल हमने बोई है तो लेट फसल बोने के उत्पादन नहीं करता है, उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिससे किसान उत्पादन के साथ साथ उत्पादन तो फिर न के बराबर होता है, और उत्पादन न होने से किसान एक मतलब निराशा हाथ लगती है, उसका उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो हानि किसान को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है बीज उपचार। जब भी फसल की हम बुआई करें, है ना, उसमें बीज उपचार, किसी फसल की भी चाहे खरीफ हो, रबी हो जाए, मतलब इसलिए हम तीनों का नाम ले रहे हैं क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर बना है, जो एक हमने
तैयार किया है जैसे खरीफ रबी जायद, तो जैसे हम मूंग की फसल पर आ रहे फसलों में लगभग बेस यही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। जैसे भूमि की तैयारी है तो आप चाहे गेहूं बोले चाहे धान बोले या किसी प्रकार की हम मतलब ज्वार बोले मक्का बोले कोई सी भी कोई फसल बोलो, लगभग खेती की तैयारी हमें सब में करना पड़ेगा। बीज उपचार जो भी हम फसल में बीज बो रहे हैं तो हम बीज उपचार भी लगभग हम करेक्ट, वैसे अब बहुत कम किसान है कि बीज उपचार करते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल अच्छा देखने को, उत्पादन अच्छा देखने को तभी मिलेगा जब उसका उत्पादन अच्छा मतलब बीज उपचार करके हम बोएंगे तो अधिकतर हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पौध अंतरण। नेक्स्ट है हमारा पौध अंतरण। अब पौध अंतरण का इसमें दिया है 30x10 मतलब 30 गुणे 10। अब इसका क्या मतलब है, अब आप देख रहे हो पौध से पौध आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी। अब ये 30 गुणा यही है, मतलब जो लाइन से लाइन की दूरी है ना तो वो है 30 मतलब 30। जो हम लाइन से लाइन की दूरी बना रहे हैं वो है 30। अब देख रहे हो कि अगर गांव में ऐसा है ना कहीं हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो उसमें जो टाने वगैरह रहती हैं जहां पर हम सीड वगैरह डालते हैं तो उसकी फिक्स दूरी रहती है, तो वो दूरी कितने ऊंचा होना चाहिए, अधिकतर 30। कब सिंचाई कब जब हम उसकी बुआई कैसे करें, सीड ड्रिल विधि से। अधिकतर देख रहे हैं नहीं तो गांव में छिड़काव विधि से हम बोते हैं इसको का नाम मूंग को, तो हम उसमें छिड़काव विधि से कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि जैसे आपने बीज फेंक दिया अब कहाँ पर वो इकट्ठा गिर गया, छिटक के बुआई हुई या ऊपर बीज ऊपर रह गया, हो सकता है चिड़िया चुन के चली जाए, तो फिर वहां पर वो क्या है किसान को हानि उठाना पड़ता है। इसलिए अधिकतर बुआई खरीफ में भी हम देख पा रहे हैं कि खरीफ में अभी हम बुआई अधिकतर छिटक कर होते हैं। इसलिए जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 23 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी, जो पौध से पौध की दूरी है वो प्लांट से प्लांट की दूरी रहेगी, मतलब छोटे छोटे पौधे जो निकलेंगे तो उनकी दूरी 10 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। अगर अब जितना तक संभव है जैसे हम छिड़काव विधि से बो रहे तो संभव नहीं है कि 10 सेंटीमीटर पे गिरा, 15 पे गिरा, 20 पे गिरा या कहाँ गिरा, मतलब इसका कोई अनुमान ठीक से नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में देख लो फसल चक्र में जब हम कौन सी फसल की हमने स्टार्ट की, खरीफ फसल में, तो सबसे पहले हम क्या लें, खरीफ फसल में हमने कौन सी फसल बोई है, मूंग। अब मूंग देख रहे हैं अधिकतर 60 से 70 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है। मूंग के बाद आती है मूली। अब देख रहे हैं जब 50 से 60 दिन लगभग जून में या जुलाई के 10 जुलाई तक हमने इसकी बुआई कर ली तो 60-70 दिन लगभग अक्टूबर सितंबर तक, अगस्त में लगभग इसकी अगस्त के लास्ट तक इसकी कटाई हो जाएगी। फिर अक्टूबर और नवंबर बचा 2 महीने, तो 2 महीने नवंबर के लास्ट में दिसंबर तक के प्रथम सप्ताह तक हम जो है गेहूं की रोपाई गेहूं की बुआई हम कर सकते हैं। तो अब 1-2 महीने का समय बचा, 50 से 60 दिन का समय बचा आपके पास, तो आप ऐसी फसल बो दें ताकि जब तक हम गेहूं की बुआई करें तब तक हम कोई कम दिनों की फसल का उत्पादन अच्छा कर लें। तो सर्दियों के मौसम में देख रहे हैं जो साग वाली सब्जियां हैं अधिक उत्पादन होने लगता है, उससे लाभ भी मिलता है जो है उनसे। तो हम मूली है, धनिया है, तो हम उनको हम आराम से लगा सकते हो। जैसे ही नवंबर लास्ट तक इसकी जो है हम कटाई करके मार्केट में बेच करके और दिसंबर या तो नवंबर के लास्ट में 2-4 दिन या दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक हम इसकी गेहूं की रोपाई या बुआई आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है मक्का। जब हम अगले साल बोएंगे कि हम समय चेंज करेंगे तो हो सकता है हम फसल भी हम चेंज करेंगे, तो अब यहाँ कोई थी कौन सी मूंग, हम मक्का भी बो सकते हैं। मक्का कटाई कब होगी, मक्का की कटाई होगी सितंबर लास्ट में, तो अब 1 ही महीना बचा है, तब भी 10 से 15 दिनों के अंतराल पे हम जो है समय निकाल करके और हम नवंबर लास्ट में गेहूं की रोपाई करते हैं, तो हम आराम से जो है गेहूं की रोपाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं और इसकी कटाई कर देंगे।
जब जो है नवंबर में इसकी बुआई कर देंगे तो मार्च में लगभग गेहूं की कटाई हो जाती है। तो मार्च के बाद गर्मी में जो हम यहाँ मूंग बो रहे हैं, यहाँ बो रहे हैं हम खरीफ में, या ध्यान रखना क्योंकि 2 बार मूंग लगाए हैं, यहाँ भी मूंग हम लास्ट में लगाए हैं। तो जो है यहाँ लगाए हैं हम खरीफ में, अब यहाँ लगाए हैं जायद में, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो हमने फसल बोई है ये कब बोई है, जायद खरीफ में, और यहाँ बोई हमने जायद में, यहाँ भी हमने जायद नहीं लगाई। तो मूंग की एक जो है फसल है कि हम खरीफ में भी हम बो सकते हैं और जायद में भी हम आराम से इसको बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हमारा बोने का समय पद्धति। तो खरीफ की फसलों की अधिकतर बुआई या तो जून के जैसे सिंचाई के साधन है जहाँ, क्योंकि भारत में हम कई पिछले वीडियो में बता चुके हैं, भारत में 15 जून के बाद ही जो है इसका जो है वो सिंचाई का या बारिश का समय आता है। तो जो है हम कब बुआई करते हैं, जून के अंत में या जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई हम कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा खाद एवं उर्वरक। तो अब खाद एवं उर्वरक है, जब इसकी अधिकतर देखे होंगे खाद एवं उर्वरक, जब हम खरीफ की मौसम में जो हम इसकी मूंग की फसल उगाए, तो हमारे बुंदेलखंड में तो कोई खरीफ में अधिकतर फसलों में देता ही नहीं है कोई खाद। क्यों? उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन ये है कि हम गर्मियों की जो फसल है जहाँ पर अधिकतर लगातार फसलें भूमि में ले रहे हैं, तो एक समय में उसका उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। इसीलिए हम जो है उसमें लगातार जब फसल लेंगे तो खाद भी हमें देना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम गर्मियों में अधिकतर राज्यों में भी हम जो है गर्मियों की फसल नहीं लेते, खेत खुले डले रहते हैं, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह के जो है भूमि मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेती है। इसी कारण से हम जो है खरीफ मौसम में हम खाद नहीं देते ही नहीं है, ये समझ लो। हाँ, अगर लगातार फसलें बो रहे हैं तो हमें खाद देना अनिवार्य है। तो हम जब अगर जो लगातार फसलें बो रहे हैं, अगर इनको खाद देना है तो लगभग 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा, 20 से 30 किलोग्राम और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा और 30 से 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा पर हेक्टेयर देना चाहिए। मतलब 1 हेक्टेयर में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 ग्राम पोटास देना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास। अब आप देखे होंगे खरीफ मौसम में खरीफ की जो फसल है, खरीफ में अगर जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तब तो मतलब पानी देने की कोई विकल्प ही नहीं बनता। लेकिन वहां पर जहां पर सिंचाई के साधन हैं, जहां पर सिंचाई के साधन हैं, तो फिर हम सिंचाई के अगर बारिश नहीं हुई, अगर बारिश लगातार कंटिन्यू हो रही है या 2-4 दिन छोड़ करके बारिश हो रही है या 1 हफ्ता या 8 से 10-12 दिन के अंतराल पे अगर बारिश हो रही, तो हमें जो है मूंग की फसल में कृत्रिम सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी कारणवश बारिश नहीं हुई तो फिर हमें सिंचाई करना अनिवार्य होता है। अधिकतर खरीफ मौसम में सिंचाई कोई करता नहीं है, क्योंकि बारिश होती रहती है, 1 हफ्ता बाद या 10-12 दिन बाद तो पानी बारिश हो ही जाती है, तो सिंचाई की ज्यादातर आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जहाँ पर सिंचाई बारिश नहीं हुई तो फिर वहां पर हमें सिंचाई करना अति आवश्यक हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है एक फसल में कम से कम 15 से 20 हेडें जो है बन जाती हैं, तो उसको ध्यान से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम अगले पे। अब इसके बाद आता है कीट एवं खरपतवार नियंत्रण। अब आप देखे होंगे कि खरीफ मौसम में कीट कोई सी भी फसल हो, चाहे रबी हो, खरीफ हो, जायद है, कीट पतंग बीमारियां या खरपतवार जोन सी भी फसल है उसमें अलग अलग प्रकार के खरपतवार और जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के कीट उसमें लगने लगते हैं। तो खरपतवार कीट मारने की देखो एक तो रासायनिक विधि है, 2 प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो रासायनिक विधि है और दूसरी है हैंड रेन, मतलब
मतलब खुरपी या कुदाल से भी हम इसकी जैसे निदाई गुड़ाई देखें तो पहले तो जब दवाइयां नहीं थी तो हाथी से लोग करते थे, लेकिन अब आजकल लोग भाई जो है टेक्निकल जमाना है तो जो है दवाइयां मार्केट में कई तरीके की उपलब्ध हो गई, तो फिर हम रासायनिक विधि से इसका खरपतवार नियंत्रण करने लगे हैं। कीट नियंत्रण में भी अधिकतर हम उसका भी दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। कौन सी जैसे 2,4-D है, ये भी शाकनाशी है, मतलब खरपतवारनाशी दवाई है। पेंडिमेथ्रिन है, तो इसका जो है और भी है, साइपरमेथ्रिन वगैरह है, तो कम से कम 10 से 12 दवाइयां, बहुत ऐसी दवाइयां तो मार्केट में और भी नई नई दवाइयां आ गई हैं, तो उसको ठीक एक मानक में लगभग 30% का छिड़काव, कौन सी 2,4-D शाकनाशी या पेंडिमेथ्रिन का 30% का छिड़काव करने पर खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अब आप देखे होंगे खरपतवार की कई हजारों प्रजाति हैं खरपतवार की, लेकिन खरपतवार की अधिकतर आप गौर से देखेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सक्रिय पत्ते वाले खरपतवार। अब जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं अधिकतर 2,4-D जो है 2,4-D का उपयोग हम कौन से में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो सक्रिय पत्ती वाले हैं भारत में हालांकि अभी कोई इसकी दवाई अभी आई नहीं है, लेकिन वो जड़ से खत्म नहीं होते। अब चौड़ी पत्ती के बहुत से जैसे साइपरमेथ्रिन है वगैरह है और आइसोप्रोटुरान है, जो सक्रिय पत्ती के खरपतवार आते हैं उनको मारने के लिए ये पर्सनल दवाई है, लेकिन अभी हो सकता है अभी ये मार्केटों में इसका है उपलब्ध तो है, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं होते हैं। मेन बात यही है कि अब इसको जड़ से खत्म करने की जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कटाई एवं मड़ाई। तो मूंग की फलियां अधिकतर गुच्छों में लगती हैं, पकने पर इनका रंग पीला काला पड़ जाता है। मूंग की फसल जब जैसे ही लगभग 40 से 45 से 50 दिनों के अंतराल पर 60 से 70 दिनों की कुल टोटल फसल ही होती है, तो 40 से 50 दिनों के अंतराल पे आप देखेंगे जो है मूंग की जो फलियां हैं गुच्छों में होती हैं, तो वो तोड़ने योग्य हो जाती हैं। जो काली पड़ने लगती हैं तो हम उसको तोड़ लेते हैं। तो लगभग 2 से 3 तोड़ाइयां करते हैं हम एक सप्ताह में, ये तोड़ने योग्य लगभग हो जाती हैं। कब के 40 से 50 दिनों के अंतराल हो जाए, 40 से 50 दिन निकालने के बाद ही हम इसको तोड़ सकते हैं। आप देख लें कि जो है पीलापन आने लगता है, पीलापन के बाद जैसे ही धूप निकली तो वो काली पड़ने लगती है धीरे धीरे, तो समझ लीजिए कि तोड़ने हो जाती है। अब धूप इतनी भी तेज ना पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए किसान को, ताकि वो फलियां जो है जो गुच्छे में रहती वो खेत में ही टूट जाए। अगर खेत में टूट जाएंगी तो फिर वो दाने वहीं खेत में बिखर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा उपज। दाने की औसतन उपज लगभग 1 हेक्टेयर में 10 से 12 कुंटल उपज अच्छे से प्राप्त हो जाती है, अगर आपने सही चीजों पर ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि कीट लग गया तो हमने ध्यान नहीं दिया, खरपतवार आ गए तो हमें ना तो उसमें दवाई डाली, ना ही उसमें हैंड वगैरह, ना ही उसकी हमने निदाई गुड़ाई करी। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम इसका उत्पादन अच्छा देखने को मिल पाएगा। 1 हेक्टेयर में लगभग 10 से 12 कुंटल उपज जो है दाने की हमें प्राप्त हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे तीनों की तीनों जो है जो हमने तीन जो है पढ़ाए हैं स्टेप। मूंग की खेती के विस्तार है लगभग 15 से 20 हेडिंग इसमें बन जाती हैं। इसको समझने की आप कोशिश करें, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आप जहां ना समझ में आए, कोई क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।